नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मैं जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में बने रहने के लिए और किसी पद पर बने रहने के लिए मोदी जी की लगातार चमचागिरी जरूरी है। मुझे कोई दिक्कत भी नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे ही चलती हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से सिर्फ इतना आग्रह है मेरा कि प्लीज और प्लीज और प्लीज अपनी सेना को बख्श दीजिए। अपनी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सेना सबकी है, आपकी है, मेरी है, सभी की अपनी है। भारत देश की सेना है। कम से कम सेना को बख्श दीजिए और मोदी जी की जितनी चमचागिरी करनी है उतनी कीजिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मोदी जी को भगवान बनवाइए, आप मोदी जी की मूर्तियां लगवाइए, आप मोदी जी की पूजा कीजिए, आप मोदी चालीसा लिखिए, आप मोदी महाभारत लिखिए, मोदी रामायण लिखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका काम है, आप करिए, जनता देखेगी, जनता जानेगी। लेकिन सेना को तो बख्श दीजिए। अभी विजय शाह के बयान की आग ठंडी भी नहीं हुई थी, सुप्रीम कोर्ट से कल लात पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुझे आपकी बात नहीं सुननी, हाईकोर्ट जाइए। हाईकोर्ट ने कहा कि एफआईआर में बचाने की कोशिश हुई है, नया एफआईआर लिखिए और सारी जांच और कार्रवाई हमारे अंडर में होगी। सारा देश नाराज है कि इस आदमी ने आतंकवादियों की बहन कहा कर्नल सोफिया को। और आज एक नया बयान आ गया जगदीश देवड़ा का। और जगदीश देवड़ा कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। सड़क चलते कोई पार्षद हो, कोई छोटा मोटा आदमी हो, उसकी बात को बहुत सीरियसली हम लोग लेते भी नहीं है। बाकायदा उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी नंबर 2 जगदीश देवड़ा इनका नाम है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। और ये अपने बयान में कह रहे हैं कि भारतीय सेना पीएम के चरणों में नतमस्तक है। क्या तमाशा है भाई? क्यों भारतीय सेना या कोई भी भारतीय अधिकारी या कोई भी व्यक्ति पीएम के चरणों में नतमस्तक होगा? पीएम अपना काम करते हैं, सेना अपना काम करती है। हमारी सेना प्रोफेशनल है, पाकिस्तान की सेना की तरह पॉलिटिक्स नहीं करती। पाकिस्तान की सेना की तरह हमारी सेना बिजनेस भी नहीं करती। पाकिस्तान की सेना की तरह हमारी सेना पेट्रोल पंप भी नहीं खरीदती और जमीनें भी नहीं खरीदती। प्रोफेशनल है हमारी सेना, परीक्षा से भर्ती होती है, अपनी जी जान लगाकर देश की सेवा करती है, रक्षा करती है, रिटायर होती है, अपना पेंशन लेती है। पेंशन ये जो अग्निवीर आया उसके चलते जो तमाशा हुआ उस पर अलग से बात होती ही रहती है। लेकिन वो किसी भी पीएम, चाहे नरेंद्र मोदी पीएम हो, चाहे इंदिरा गांधी जी पीएम थी, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी पीएम रहे, चाहे राजीव गांधी पीएम रहे, कोई भी पीएम किसी भी पीएम के या किसी भी नेता के चरणों में क्यों झुकेगी हमारी सेना? जरा सा आप बता दीजिए। नेता लोगों को चरणों में झुकने की आदत होती है। नेता लोगों का काम चरण में झुके बिना नहीं चलता है। मोदी जी के सामने नतमस्तक नहीं होंगे तो निकाल दिए जाएंगे, बाहर कर दिए जाएंगे पार्टी से। मोदी जी पर सवाल उठा लेंगे तो डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप छोड़ दीजिए, पार्टी की मेंबरशिप भी मुश्किल में पड़ जाएगी, किसी कोने में फेंक दिया जाएगा। तो आप होते रहिए, चरण वंदना करते रहिए, नतमस्तक होते रहिए, कौन रोक रहा है? मैंने शुरू में ही कहा कि जितनी चमचागिरी करनी है करिए, कौन रोक रहा है आपको? भगवान बना दीजिए मोदी जी को, लोग बना ही रहे हैं, किसी ने रोका है? बेंगलोर में आपकी रैली निकलती है तो मोदी जी को आप आर्मी का ड्रेस पहनाकर बंदूक थमा देते हैं, जैसे वही गए थे पाकिस्तान से लड़ने के लिए। वैसे कोई पीएम लड़ने नहीं जाता, कोई भी पीएम लड़ने नहीं जाता है, सेनाएं लड़ती हैं। लेकिन एक पीएम के हाथ में बंदूक देकर, उसको मिलिट्री का ड्रेस पहनाकर आप बेसिकली पीएम का भी अपमान कर रहे हैं, मिलिट्री का भी अपमान कर रहे हैं। और यहां तो हद हो जाती है जब आप कहते हैं कि हमारी सेना पीएम के सामने नतमस्तक है। दुनिया की कोई सेना अपने प्रधानमंत्री या किसी नेता के सामने नतमस्तक नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ तिरंगे के सामने नतमस्तक होती है। तिरंगा होता है देश का प्रतीक, हमारा झंडा, और तिरंगे का सम्मान तो आप लोगों को आता नहीं है। आता तो आपका जो वो विधायक है जो दुकानें बंद करवाया करता है, मीट और मछली की दुकानें बंद करवाया करता है, और कुछ तो उसको आता नहीं है। वो पसीना नहीं पोंछता और पकड़े जाने पर यह नहीं कहता कि मैं तो सीने से लगा रहा था, चूम रहा था। खैर करिए आप लोग, आप लोगों से कोई उम्मीद भी नहीं है। आपके आरएसएस में बरसों तिरंगा फहराने नहीं दिया गया, और जब जबरदस्ती घुस के 2 लोगों ने तिरंगा फहरा दिया तो उनके खिलाफ केस कर दिया। जब सारे देश में किरकिरी हुई तब केस वापस लिया गया, और अब जाके आप तिरंगा फहराते हैं। जब देश आजाद हुआ था तो आपके पुरखों ने कहा था कि 3 रंग हैं वो तो अशुभ हैं। तब सरदार पटेल ने जवाब दिया था कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी तो 3 है, तो क्या वो अशुभ हो गए? छोड़ दीजिए, वो सब हम जानते हैं, तिरंगे से आपको प्यार नहीं है।
लेकिन सेना को अपनी गंदी राजनीति में तो मत लाइए। एक बंदा कह रहा है कि आतंकवादियों की बहन है कर्नल सोफिया, दूसरा बंदा कह रहा है कि नतमस्तक है मोदी जी के सामने सेना। मैंने कहा ना, सेना सिर्फ और सिर्फ तिरंगे के सामने नतमस्तक होती है। नेताओं का काम है आज इसके सामने नतमस्तक होना, कल उसके सामने नतमस्तक होना, और फिर जिसके सामने नतमस्तक होना उसी के सिर पे पैर रख के आगे बढ़ जाना और उसको एक लात मार देना। ये नेता करते हैं उठापटक। आर्मी में नहीं होता। आर्मी में होता है अनुशासन, आर्मी में होती है देशभक्ति, आर्मी में होती है आदेश का पालन, सरकार के अंडर में होती है आर्मी। सरकार जो कहती है, सरकार जो डायरेक्शन देती है, उसके हिसाब से आर्मी करती है। इसको नतमस्तक होना नहीं कहते हैं। अपने यहां तो हालत यह है कि आपकी कंगना जी ट्वीट करती हैं, अल्फा मेल वाली ट्वीट करती हैं, और मोदी जी को ट्रंप से बड़ा अल्फा मेल बताती हैं। उसके बाद नड्डा जी डांट लगाते हैं, ट्वीट डिलीट कर देना पड़ता है, क्योंकि आप जिसके चरणों में झुकते हैं वो ट्रंप के चरणों में झुके हुए हैं। ये सब राजनीति में होता है। मैंने कहा ना, जिनको रोज चैनल पर आना होता है, जिनको मंत्री बनना होता है, जिनको बड़ा बनना होता है, जिनको वायरल होना होता है, वो इसका उसका पैर छूते रहते हैं। सेना किसी का पैर नहीं छूती। ये देश की सुरक्षा एजेंसीज का मनोबल गिराना है। ये दुनिया को बताना है कि हमारी फौज में राजनीति होती है, जो कि झूठ है। हमारी फौज किसी तरह की राजनीति नहीं करती। तिरंगे और संविधान का सम्मान करती है, तिरंगे और संविधान के सामने सर झुकाती है, और जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप होती है उसके डायरेक्शन को मानती है। हमारी फौज दुनिया की सबसे अनुशासित फौजों में से एक है, इसमें कहीं कोई दो राय ही नहीं है। एक तरफ आप चमचागिरी करेंगे और दूसरी तरफ क्या करेंगे, सरकार पे जो आवाज उठाएगा उसकी आवाज किसी तरह से बंद कर देंगे। गुजरात समाचार 92 ईयर्स 92 साल पुराना अखबार है गुजरात का, और बेहद प्रतिष्ठित अखबार है। गुजरात समाचार के ऊपर पड़ा ईडी का रेड। आजकल वैसे भी ईडी के रेड आप जानते ही हैं, 100 रेड डालती है तो 4 में सही मामला निकलता है, बाकी 96 में कुछ निकलता ही नहीं है। और 100 रेड डालती है तो लगभग 100 के 100 सरकार के खिलाफ बोलने वालों, लिखने वालों या राजनीति करने वालों के ऊपर पड़ते हैं। तो गुजरात समाचार भी सरकार का हमेशा से लगातार जो है आलोचक रहा है। गुजरात के अंदर गुजराती में अखबार निकालकर मोदी के नीतियों का विरोध करने की हिम्मत की है गुजरात समाचार ने। कैसे बर्दाश्त होता? तो ईडी की रेड पड़ती है, बाहुबली शांतिलाल शाह जो उसके मालिक हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, और सारा तमाशा चलता है। इनकम टैक्स पहुंच जाती है, ईडी पहुंच जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग की बात होती है, सब होता है। और वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया, जिसके बारे में यह साबित हो गया कि 4-5 दिन ये जो संघर्ष चला है उसमें झूठ के अलावा उसने कुछ नहीं बोला है, और जिसके झूठ बोलने के चलते सारी दुनिया में अपनी बेइज्जती हो रही है, जिसके मीम बन रहे हैं, जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है, उसी के एक एंकर का वीडियो भारतीय जनता पार्टी बाकायदा पोस्ट करती है अपने ट्विटर हैंडल पे, मानो झूठ फैलाना राष्ट्र सेवा हो। झूठ में मैं यहां बैठ के कह दूं कराची पर कब्जा हो गया तो मैं देशभक्त हो गया, और मैं सच बताऊं कि हमारी सेना ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है तो मैं देशद्रोही हो गया। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की सोच है, और जब ये सोच होगी तो फिर सेना को लेकर सोच छोटी ही होगी, बड़ी हो ही नहीं सकती है। बड़ी होने के लिए जरूरी है संविधान का सम्मान। तब आप समझ पाते कि सेना क्या चीज होती है, तब आप समझ पाते कि सेना का सम्मान किस तरह से किया जाता है, तब आप समझ पाते कि सेना आपकी तरह सबके चरणों में नहीं झुकती है। लेकिन संविधान वगैरह का तो कहीं कोई मामला नहीं है। संविधान का मामला बस इतना है कि जो सरकार का विरोध करे उसकी आवाज़ बंद करो, जो समर्थन करे उसको सर पे चढ़ा लो। कभी आपने सुना है इतने सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, इनके मालिकान के ऊपर कभी किसी तरह की कोई रेड पड़ी है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट आ गई, अडानी उलझ गए, फंस गए, दुनिया भर में शेयर गिरने लगे उनके, कई लोगों ने उनके साथ अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी। लेकिन भारतीय सरकार और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही थी? अडानी के बचाव में लगी थी, जैसे अडानी उनकी पार्टी के नेता हों। वहां ईडी की रेड कभी नहीं पड़ेगी, ईडी कभी नहीं पहुंचेगी। अंबानी अपने बेटे की शादी में करोड़ों उड़ा दें, सैकड़ों करोड़ उड़ा दें, लेकिन एक बार जाकर इनकम टैक्स उनसे नहीं पूछेगा कि भैया ये पैसा कहां से आया था, कहां उड़ाया जा रहा है। एक बार ईडी उनका हिसाब नहीं लेगी। एक बार ईडी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता या उससे जुड़े हुए किसी व्यापारी का हिसाब भी नहीं लेगी। ईडी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के यहां जाएगी जो सरकार के विरोधी होंगे। गुजरात समाचार का ट्विटर ब्लॉक किया गया, उसके बाद यह सारा कुछ हुआ। साफ तौर पे दुश्मनाना कार्रवाई है। वहां जिग्नेश मेवानी से लेकर गुजरात कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं शक्ति सिंह गोहिल, उन सब लोगों ने कहा है कि यह सारी जो कार्रवाई है यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि गुजरात समाचार सरकार का विरोध भी करता रहा है, सरकार पर सवाल भी उठाता रहा है। गुजरात समाचार ने गोदी मीडिया बनने से इंकार कर दिया, इसलिए उसको आज ये सब झेलना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री गए थे भुज एयरबेस,
अच्छी बात है, जाना चाहिए। वहां पर जाकर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। कल पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने कहा कि 18 मई तक ऑपरेशन सिंदूर है। क्या है, कैसे है, नहीं है, सुबह के वीडियो में मैंने डिटेल में बात की थी, लेकिन वो सवाल दोबारा से पूछूंगा कि क्या शर्त हुई है उसमें तय, क्या चीजें तय हुई हैं, वो जनता को क्यों नहीं बताई जा रही हैं? जनता को सिर्फ उलझाया जा रहा है। रविशंकर प्रसाद आपको याद है कभी मंत्री हुआ करते थे, बहुत बयान दिया करते थे। आज उनका एक और बयान आया और उसमें वो राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी कल बिहार गए थे। पहले परमिशन नहीं दी गई, फिर दी गई, उनको एयरपोर्ट पर रोकने की कोशिश की गई, पैदल चलते हुए गए और वहां पर छात्रावास में पहुंचे, वहां पर छात्रों को संबोधित किया। इन सब से रविशंकर प्रसाद के पेट में दर्द होना बिल्कुल स्वाभाविक है। राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि भुज क्यों नहीं गए, कच्छ क्यों नहीं गए, उन जगहों पे क्यों नहीं गए जहां गोलीबारी नहीं हुई थी। अरे भाई, राहुल गांधी तो अगले ही दिन पहुंच गए थे कश्मीर। राहुल गांधी तो उन लोगों के घर भी गए जो शहीद हो गए थे बैसरण में। जरा सा प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात कीजिए। घटना हो गई लेकिन आज तक कश्मीर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। 19 तारीख को कश्मीर जाना था, कहा यह जा रहा है कि शायद इंटेलिजेंस की रिपोर्ट जो मिली थी उसके चलते वहां नहीं गए। अच्छी बात है, नहीं जाना था। जबरदस्ती जिंदगी खतरे में डालने की क्या जरूरत थी? लेकिन जिंदगी तो बैसरण घाटी में जो लोग थे उस समय, उनकी भी खतरे में पड़ी ही, क्योंकि आपने कोई सुरक्षा नहीं दी थी। खैर, उसके बाद ही सही, लेकिन एक बार भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर नहीं गए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं गए एक भी ऐसे आदमी के घर जिसके परिवार का कोई व्यक्ति बैसरण में शहीद हुआ हो। कश्मीर नहीं गए लेकिन बिहार पहुंच गए थे प्रचार करने के लिए, जहां से अंग्रेजी में बोल रहे थे। उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते हैं रविशंकर प्रसाद? एक बार उनसे सवाल पूछते कि प्रधानमंत्री जी आप क्यों नहीं गए कश्मीर? प्रधानमंत्री जी आप किसी शहीद के घर क्यों नहीं गए बैसरण घाटी के? प्रधानमंत्री जी आप अभी तक क्यों नहीं गए किसी भी सीमा के इलाके में, राजस्थान की सीमा के इलाके में, या फिर पुंछ में, या फिर बारामूला में, किसी इलाके में आप क्यों नहीं गए? राहुल गांधी प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी से 10 गुना ज्यादा सुरक्षा है प्रधानमंत्री के पास। क्यों नहीं गए प्रधानमंत्री? जाना चाहिए था। सवाल पूछेंगे राहुल गांधी से। राहुल गांधी देश की सुरक्षा देख रहे हैं, राहुल गांधी सीज फायर करके बैठे हैं। राहुल गांधी ने हमले की प्लानिंग की थी पाकिस्तान के ऊपर। श्रेय तो आप लोगे कि हमने पाकिस्तान के अंदर भीतर घुसकर हमला किया। अच्छी बात है, आप प्रधानमंत्री हो, आपका श्रेय है, लेकिन जिम्मेदारी भी तो आप ही की है कि उन इलाकों में जाओ। उमर अब्दुल्ला तो गए थे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री हैं, वो तो गए थे। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की थी कि यह मेरी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। पुंछ भी गए, बारामूला भी गए, उन सभी इलाकों में गए जम्मू और कश्मीर के, जहां पर गोलाबारी से लोगों को नुकसान हुआ था, लोग मारे गए थे। आप क्यों नहीं गए? आप तो प्रधानमंत्री हैं। कश्मीर न जाते, पंजाब के इलाकों में चले जाते, पंजाब न जाते, राजस्थान के इलाकों में चले जाते। वहां तो आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन आप तो नहीं गए। आप तो बिहार गए चुनाव प्रचार करने के लिए। लेकिन रविशंकर प्रसाद सवाल किससे पूछेंगे? कांग्रेस से सवाल पूछेंगे, और सवाल पूछेंगे राहुल गांधी से और मोहन यादव। विजय शाह के खिलाफ हाई कोर्ट ने बाकायदा चार्जेस फ्रेम करवाए हैं, और जब इस्तीफे की बात हो रही है तो मोहन यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस सिद्धारमैया से इस्तीफा क्यों नहीं मांगती? क्यों? सिद्धारमैया ने सेना का अपमान किया है? सिद्धारमैया ने ऐसा क्या किया है कि कांग्रेस उनसे इस्तीफा मांगे? आप तो हर किसी से इस्तीफा मांगते रहते हो, हर चौथे दिन किसी ना किसी से इस्तीफा मांगते रहते हो। लेकिन जब आपके मंत्री से इस्तीफा मांगा गया, और वो सिर्फ इस्तीफा मांगना नहीं है, कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट ने बाकायदा फ्रेम किए हैं चार्जेज, तो आपको सिद्धारमैया की याद आने लगी। और अब आपका उप मुख्यमंत्री कहता है कि सेना जो है वो नतमस्तक है पीएम मोदी के सामने, उस पर भी आप कुछ नहीं बोलोगे। थोड़ा सा सीख लेना चाहिए संविधान और सेना का सम्मान करना। 10-11 साल से शासन है केंद्र में, राज्य में उससे लंबे समय से शासन है। संविधान की शपथ लेकर अपनी कुर्सी पर बैठते हो आप, और उसके बाद हालत यह है कि आपको न देश का सम्मान करने आता है, न संविधान का सम्मान करने आता है। कभी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करते हो। कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि आपके मन में तो सारे मुसलमानों के अपमान की बात थी। आप देश के सारे मुसलमानों को आतंकवादी कह रहे थे। जो मुसलमान खड़े थे, पूरे वक्त में खड़े थे हिंदुस्तान के साथ, जाके पाकिस्तानी ट्रॉलर से भी भिड़ रहे थे। मोहम्मद जुबैर भी मुसलमान है, पाकिस्तान के सारे फेक एजेंडे को बस्ट कर रहा था। और भी बहुत सारे लोग हैं, सब खड़े थे, एक साथ खड़े थे। ओवैसी पाकिस्तान को सीधी चुनौतियां दे रहे थे, और यह मंत्री विजय शाह हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को आतंकवादी कहने की कोशिश कर रहा था। बिल्कुल सही कहा है कोर्ट ने कि देश की एकता को और अखंडता को खंडित करने की कोशिश कर रहा था।
लेकिन उस आदमी का इस्तीफा आप नहीं दिलवा सकते। एक दूसरा आदमी जरूर आगे आके कह देगा सेना के बारे में फिर उल जलूल। आदत हो गई है आपकी सेना के बारे में उल जलूल कहने की। वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कह चुके हैं कि जितना एक बिजनेसमैन मेहनत करता है सेना वाला उससे कम मेहनत करता है। लेकिन खैर वो सामान्य वक्त था, पहले कभी बोला था, नहीं गलत था वो, लेकिन बोला था। लेकिन बाकी लोग जो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, ट्रॉल्स तो रोज गंदी गंदी बातें करते ही हैं, उनकी चिंता कौन करता है। लेकिन जो कम से कम संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, अगर ट्रंप की इतनी इज्जत है कि कंगना ने एक ट्वीट किया तो आपने डिलीट करवा दिया, तो सेना की भी थोड़ी इज्जत करना सीखिए। हम सब यहां बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, सीमा पर जाकर सेना ही लड़ती है, उसके ही लोग मारे जाते हैं, उसके ही लोग शहीद होते हैं, सिर्फ जंग के समय नहीं। इस समय भी आप जाएंगे तो सीमा पर एकदम जो जवान होगा मुस्तैद खड़ा होगा, कभी भी गोली चल जाती है, कभी भी गोलीबारी शुरू हो जाती है, कभी भी उसकी जान जा सकती है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सेना को भेजेंगे, कहीं भयानक बाढ़ आ जाए तो भेजेंगे सेना को, हर जगह सेना को भेजेंगे, और सम्मान इतना सा भी नहीं कर पाएंगे। अरे यार ठीक है, मानते हैं कि आपका इतिहास जो है वो आज़ादी की लड़ाई से गद्दारी का है, लेकिन अब तो जनता ने आपको 2-2, 3-3, 4-4 बार सत्ता पर बिठाया है। अब तो कम से कम एक हिंदुस्तानी की तरह, एक भारतीय की तरह सोचना शुरू कीजिए। इतना मुश्किल भी नहीं है भाई। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।